तो टॉपिक मैंने आपको रिवाइज करवाया था पिछली क्लास में, थोड़ा टाइम हो गया उस क्लास को, लेकिन अब इसको यूज़ करते हैं उन कॉन्सेप्ट्स को और इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये फेब मार्च 2022 का है, और जो भी ये क्वेश्चन नंबर था उसका पार्ट सी है, तो इसको जल्दी से ट्राई करते हैं। मोनोक्रोमेटिक वर्टिकली पोलराइज्ड लाइट है। इसका मतलब है कि ये जो लाइट हमारी जाने लगी है पोलराइजिंग फिल्टर से, ऑलरेडी वर्टिकल प्लेन में पोलराइज्ड है। पोलराइजिंग फिल्टर जो है वो आपको दिखाया हुआ है, फिल्टर की पोजीशन ऐसी है कि वो 20 डिग्री टू द वर्टिकल पे टिल्ट हुआ हुआ है, उसका अपना पोलराइजिंग फिल्टर का जो एक्सिस है, ट्रांसमिशन एक्सिस। अब वो कह रहे हैं कि ये रेशियो है, बाय कंसिडरिंग द रेशियो ऑफ ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी टू इंसिडेंट इंटेंसिटी, आप ये वाला रेशियो निकाल दें, आप एम्पलीट्यूड का रेशियो निकाल दें। ठीक है, तो भाई ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड का रेशियो कैसे निकालते हैं? क्या आपको 3 मार्क की इसमें मेहनत करने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि 3 मार्क का क्वेश्चन है। वैसे आपको ये फॉर्मूला पता है, मलूज लॉ के अंदर मैंने आपको 2 फॉर्मूलाज बताए थे, इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड भी और इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी भी। सिर्फ फर्क ये यहाँ पे स्क्वायर आता है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आता। आप डायरेक्टली लिख के ये क्वेश्चन 1 सेकंड में कर सकते हो। कैसे? ये देखो, ए इज इक्वल्स टू, ये ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी है, ये इंसिडेंट इंटेंसिटी है, और यहाँ पे कॉस थीटा आता है। आपको ए टी अपॉन ए नॉट निकालना है, और वो सिंपली कॉस थीटा के इक्वल है, और आपने लिटरली कुछ भी नहीं करना, बस यहाँ पे कॉस 20 के अंदर अपनी वैल्यू डालनी। कॉस 20 की जो वैल्यू आ रही है वो आपका आंसर है। दैट्स बेसिकली योर आंसर, सिंपल। ये आपका आंसर है 0.94। आई विल कंफर्म दिस फ्रॉम द मार्किंग स्कीम एज वेल। तो मुझे 1 मिनट देना, मैं खोल लेता हूँ अपने पास। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। मैं मार्किंग स्कीम खोल लूँ अपने पास, फिर हम बात करते हैं। ओके, कहाँ जाना था? डेस्कटॉप, टीचिंग, एएस फिजिक्स, ईयरली पेपर्स। मैं बता रहा हूँ आपको कि दूसरा मेथड क्या होगा। मार्किंग स्कीम क्या कह रही है, क्या वो कह रही है कि पूरे स्टेप्स शो हुए हुए होने चाहिए या नहीं? तो मैं वो देख के आपको वही बात बताने लगा। ये कौन सा पेपर है? मार्च 2022 का। ठीक है, इसको अभी हम देख रहे हैं यहाँ से। ये क्वेश्चन नंबर आई डोंट नो कौन सा है, लेकिन यहाँ से ढूंढ लेते हैं, पता चल जाएगा। जी, आंसर तो यही है। अब वो कह रहा है कि स्टूडेंट ने ना ये वाली डायरेक्ट अगर वर्किंग की हुई है तो प्रोबेबली उसका 1 मार्क लूज होगा। ठीक है, हो सकता है आपको 2 मिले, आंसर 2 मार्क्स मिले। तो अब ये फॉर्मूला इटसेल्फ शो करवाने के लिए पहले आप ओरिजिनल फॉर्मूला मलूज लॉ का लिखो। ओरिजिनल फॉर्मूला मलूज लॉ का है कि ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी और इंसिडेंट इंटेंसिटी का रेशियो है कॉस स्क्वायर थीटा। फिर आप ये पॉइंट मेंशन करो कि यार एम्पलीट्यूड जो है ना वो उसका स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी से। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इंटेंसिटी से प्रोपोर्शनल होता है। तो इसलिए यहाँ पे अगर आप ये पॉइंट मेंशन कर दोगे सिंपल, तो यहाँ पे ये जो स्क्वायर था वो इधर आके नहीं हटे, यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड वुड देन बी प्रोपोर्शनल टू, इफ यू स्टेट दिस देन यू कैन आल्सो से कि एम्पलीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है, अगर अंडर रूट ऑफ इंटेंसिटी वाली बात आ जाती है तो वो अंडर रूट होने की वजह से यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा। तो आप ये पॉइंट मेंशन करके अब आगे वर्किंग कर दो। नाउ दिस इज गोना बी फाइन। ठीक है, तो ये बस आपने काम करना है, दैट्स अबाउट इट। अब वो कह रहे हैं जी कि फिल्टर इज नाउ रोटेटेड अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द बीम फ्रॉम इट स्टार्टिंग पोजीशन शोन इन फिगर। स्टार्टिंग पोजीशन जो है वो फिगर 5.1 वाली है, तो स्टार्टिंग पोजीशन पे 20 डिग्री का एंगल है। उसके बाद द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज सच दैट द एंगल ऑफ ट्रांसमिशन एक्सिस इंक्रीजेस। एंगल इंक्रीजेस, उसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं कि एंगल इंक्रीज हो, मतलब ये इस डायरेक्शन में रोटेट किया जाएगा। ये जो एंगल है ये बढ़ा के इसको ऐसे इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, अब 20 के एंगल से स्टार्ट हो रहे हैं और एंगल को बढ़ा रहे हैं। वेव आपकी वर्टिकली पोलराइज्ड है, जो फिल्टर है उसको रोटेट किया जा रहा है। मिनिमम एंगल निकालें, वो मिनिमम एंगल निकालें जिसको फिल्टर पे आप रोटेट कर सकें, सो दैट इंटेंसिटी रिटर्न्स टू द वैल्यू व्हेन द फिल्टर was at its starting position। ठीक है, अब आपको ये बात रियलाइज होनी चाहिए कि आपने एक ग्राफ पढ़ा हुआ है, एक आपने ग्राफ देखा था मेरे साथ इंटेंसिटी का, एम्पलीट्यूड का भी ग्राफ देखा था।
एम्पलीट्यूड का ग्राफ ऐसा बन रहा था एक साइकिल का, 2 साइकिल पे उस पर 720 तक डिग्री लेके जा सकते हो, और इंटेंसिटी का ये ग्राफ पड़ा था। अभी हम शुरू में कहाँ खड़े हुए हैं, 20 डिग्री पे। हम ये वाला ग्राफ कॉपी कर लेते हैं, हमने ये एक्सपेरिमेंट देखा था और हमने कहा था यार ये वाला ग्राफ, इसको यहाँ पे यूज करते हैं जस्ट फॉर आवर हेल्प एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस ग्राफ को यहाँ प्लॉट कर लेंगे। ये ग्राफ जो है ना, इस पे फोकस करते हैं जरा। अब देखो, अभी आप शुरू में कहाँ खड़े हो, कितने डिग्रीज पे खड़े हो, आप शुरू पे खड़े हो 20 डिग्रीज पे, 20 डिग्रीज पे खड़े हो, यही। और अभी 20 डिग्रीज पे आपको कितनी मिल रही है इंटेंसिटी, वॉट एवर इंटेंसिटी, कुछ यहाँ पे कोई ये वैल्यू मिल रही है। अब आप सीधा जाते रहो, जाते रहो, जाते रहो, जाते रहो, और ये सोचो कि मुझे ये वाला एंगल, ये एंगल क्या होगा। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू थिंक अबाउट। समझ गए, दिस इज व्हाट वी नीड टू थिंक अबाउट। तो अगर ये एंगल पे आप अभी हो, तो यहाँ से इस डायरेक्शन में जाओ, रोटेट कर रहे हो ना, एंगल बढ़ा रहे हो। अब ये सोचो कि ये वाला जो एंगल है, ये एंगल की वैल्यू, थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो ये एंगल की वैल्यू क्या होगी, अब खुद सोचो। ये एंगल भी वर्टिकल से 20 डिग्री का ही एंगल बनेगा। अभी भी ओरिजिनली क्या है फिल्टर, अभी भी फिल्टर वर्टिकल से 20 डिग्री के एंगल पे है, मतलब ये यहाँ पे हुआ है। अब ये वर्टिकल से दोबारा 20 डिग्री के एंगल पे हो जाए, ये कब होगा, ये अब हमारे फिल्टर के साथ कब होगा, कब होगा, जब ये वाली चीज इधर आ जाएगी। ओके, समझना आप जरा इस बात को, ये देख लो पार्ट, ये फिल्टर का एक्सेस है इस वक्त। अगर इसमें फिल्टर को रोटेट करना शुरू करता हूं, तो अभी फिलहाल क्या है, ये वर्टिकल लाइन है और ये इसका ट्रांसमिशन एक्सेस है, इन दोनों के बीच में 20 डिग्री का एंगल बन रहा है। लेकिन जरूरी तो नहीं कि 20 डिग्री का एंगल यहीं से बने, वर्टिकल लाइन को नीचे भी तो वो कर सकता हूँ एक्सटेंड। ये देखो, वर्टिकल लाइन को मैं ऐसे एक्सटेंड करता हूँ। ठीक है, अब ये एरो घूम रहा है, ये एरो घूम रहा है, इसको घुमाओ 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 घुमाओ, ये जब यहाँ कहीं पहुंचेगा तो इधर से भी तो ये 20 डिग्री का एंगल ही बनाएगा वर्टिकल से। जब ये यहाँ पहुंचेगा तो इधर भी तो ये कहीं 20 डिग्री का ही एंगल बनाएगा, जब ये इस तरह हो जाएगा पोजीशन, मेरा ट्रांसमिशन एक्सेस, और ये वाला एंगल जो है ये दोबारा से 20 डिग्री बन जाएगा वर्टिकल से। ऊपर से हो या नीचे से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमें समझना ये है कि अगर ये भी 20 है, ये एंगल भी 20 अब आ गया, तो दोबारा सेम इंटेंसिटी आ जाएगी जो यहाँ पे इंटेंसिटी मिल रही थी, इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे इंटेंसिटी सेम मिलेगी। उन्होंने हमसे पूछा कि आप वो एंगल बताएं कि आपने फिल्टर को कितना रोटेट किया, आप ये वाला एंगल बता दें। ये 20 है, ये 20 है, ये पूरा कितना है, ये पूरा 180 होगा। अगर ये 20 है और ये 20 है, तो आपने रोटेट कितना किया है, इतना रोटेट किया है। 180 में से आई थिंक 20 और 20 निकाल दो, तो आपका आंसर आना चाहिए 140 आना चाहिए। क्या सही कह रहा हूँ, बात समझ में आ रही है। 180 में से मैं दोनों निकाल रहा हूँ, तो ये वाला जो एंगल है ये 140 आना चाहिए। अब विजुअली आप देख रहे हो, लेकिन इससे ज्यादा इसको, ये मैं आपको विजुअली बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इससे आसान तरीका क्या है, आपको ग्राफ की अगर शेप याद है और ग्राफ की वैल्यूज याद है, ठीक है, तो अब आपने कुछ भी नहीं करना था। इनिशियली आप 20 पे खड़े हुए थे और आपने सोचा यार मैं यहाँ आता हूँ और ये वाली वैल्यू को फिगर आउट करता हूँ। अब ये वाली वैल्यू आपको पता तो नहीं है, लेकिन आपने ये सोचना है कि यार ये देखो यहाँ से कितना गैप है, ये 20 का गैप है, तो ये यहाँ से भी कितना गैप होना चाहिए, 20 का ही गैप होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक कितना गैप बनता है, ये जो एंगल आपका बनता है इधर से इधर, जो आपने रोटेट किया अपने फिल्टर को, वो रोटेट किया बाय 140 डिग्रीज, बिकॉज दैट थीटा इटसेल्फ वाज एट 160 डिग्रीज। बट द आंसर इज नॉट 160 डिग्रीज। हमने ये नहीं बताना कि उस वक्त फिल्टर का एंगल क्या है वर्टिकल से, ऊपर वाले वर्टिकल से, आपने ये बताना कि फिल्टर को रोटेट कितना किया था टोटल, तो 140 डिग्री रोटेट किया था। सो रिमेंबरिंग द शेप ऑफ द ग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस सिचुएशन में आप ग्राफ को यूज करें तो बहुत बेहतर है, ना भी यूज करें तो इधर से भी आपको ये बात रियलाइज हो जानी चाहिए कि देखो फिल्टर जो है उसका जरूरी नहीं कि सिर्फ ऊपर से ही वर्टिकल हो, उन्होंने एरो बनाया हुआ है ऐसे करके, बट ये इधर से भी जब फिल्टर 20 डिग्री का एंगल बनाएगा तब भी वही बात है, इंटेंसिटी जो पास होगी वही सेम वाली होगी। ठीक है, तो हमने आंसर अपना देने के लिए बहुत कोई वर्किंग नहीं करनी, 1 मार्क का आंसर है, यू कैन जस्ट राइट योर आंसर 140 डिग्रीज ओवर हियर एंड दैट शुड बी इट, दैट शुड बी इनफ। ठीक है, अब ये मुझे बताओगे, ये बात समझ में आई है जो मैंने सोल्यूशन तुम लोगों को पेश किया है, एक ग्राफ वाला और एक वहां से मैंने कहा कि डायग्राम से भी विजुअलाइज कर सकते हो, क्या दोनों चीजें समझ में आई।
या नहीं? इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ग्राफ को यूज करना चाहिए ना, जब आपको रोटेशन बतानी है ना, तो ग्राफ को यूज करना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन में ग्राफ को यूज करना चाहिए। अब मैं आपको सारे पॉसिबल सिनेरियोज तो नहीं बता सकते, क्योंकि बिकॉज वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ सैंपल साइज ऑफ क्वेश्चंस कि किस टाइप के आएंगे क्वेश्चन। बट जनरली अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आता है कि फिल्टर को कितना रोटेट करना है और ये एंगल पे इतनी इंटेंसिटी थी तो एक और एंगल पे कितनी इंटेंसिटी होगी, इस टाइप के क्वेश्चन में आप ग्राफ को यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब ये है आपका अक्टूबर नवंबर 21 का क्वेश्चन। ठीक है, मीनिंग ऑफ पोलराइजेशन बता दें। क्या हमने पोलराइजेशन की डेफिनेशन पढ़ी? आई डोंट नो, मैं मुझे नोट्स में पोलराइजेशन की क्लियर कट डेफिनेशन लिखी है या नहीं। लेकिन पोलराइजेशन का टू, हाँ, पोलराइज होने का मतलब क्या है? पोलराइज्ड वेव वो होती है जो एक ही प्लेन में वाइब्रेट करती है। ट्रांसवर्स वेव ऐसी जो एक ही प्लेन में वाइब्रेट कर रही है। अनपोलराइज वेव वो होती है जो सारे प्लेन्स में वाइब्रेट कर रही होती है। इसकी हमने विजुअलाइजेशन ऐसे की थी। दिस इज हाउ वी विजुअलाइज an unpolarized wave vibrating in all directions, this one. And this is a polarized wave only vibrating in one plane, which is the vertical plane, but could be any other plane as well, but एक ही plane में होना चाहिए। इसे आप polarized कहते हैं। ठीक है, तो आप बताओगे कि when a transverse wave vibrates in only one plane, तो हम उसे कहते हैं कि वो पोलराइज्ड वेव है। अच्छा, अब स्पेसिफिकली हमारा फोकस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की वाइब्रेशन होती है। उसमें से आप एक उठा लो, इलेक्ट्रिक फील्ड, और आप बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाइब्रेशन है वो एक ही प्लेन में है, या ये कह लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर है वो एक ही प्लेन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का। ठीक है, तो ये भी कहा जा सकता है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये कौन सा पेपर था? अक्टूबर नवंबर 21, पेपर 2 वेरिएंट 2, राइट। इसको खोल लेते हैं और एग्जैक्ट मार्किंग स्कीम का आंसर भी डिस्कस कर लेते हैं कि वहां क्या लिखा हुआ है। कौन सा पेपर है ये? अक्टूबर नवंबर 21 है ना? अक्टूबर नवंबर 22 है, अक्टूबर नवंबर 22 है, और वेरिएंट 1 है। अच्छा अच्छा, सही है। क्वेश्चन नंबर 4, लेट्स सी व्हाट आर दे सेइंग। Oscillations are in a single direction which is perpendicular to the direction of propagation. So transverse wave का लिखा हुआ है। Oscillations are in a single plane which contains the direction of propagation. ठीक है, तो आप ये बताओगे the vibration or oscillation, the oscillation are in a single plane and also ट्रांसवर्स की जो डेफिनेशन है ना वो भी आगे लिख दो, एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रेवल या एनर्जी ट्रेवल। ठीक है, या प्रोपोगेशन लिख देते हैं हम, वो भी लिख सकते हैं। बट दो बातें बता रहे हैं, एक तो हम ये बता रहे हैं कि ये सिंगल प्लेन में होती है, बट ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रेवल, जो कि हम ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन ही रिपीट कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि पोलराइजेशन सिर्फ ट्रांसवर्स वेव में होती है। ठीक है, वो भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें ट्रांसवर्स वेव का वर्ड यूज किया हुआ है, और यहाँ पे उन्होंने उस बात को मेंशन किया हुआ है कि क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर टू द वाइब्रेशन ऑफ वेव ट्रेवल है। इस बात को भी अलग से मेंशन कर देते हैं, आप लिखते हैं। बट वो भी डेफिनेशन सही है अपनी जगह, कि बिल्कुल ठीक है कि भाई एक प्लेन में ऑसिलेशन होती है, मेन चीज ये है। अच्छा, व्हाई लाइट वेव्स कैन बी पोलराइज्ड बट साउंड कैन नॉट। आप सिर्फ ये बताओ कि साउंड इज लॉन्गिट्यूडनल, और फिर आगे लॉन्गिट्यूडनल का मतलब बता दो। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इज, बस ये भी काफी है। मार्किंग स्कीम में ये लिखा हुआ है कि लाइट ट्रांसवर्स है और साउंड जो है वो लॉन्गिट्यूडनल है। और आपने ये दोनों का बताना है, ये नहीं कि एक का लिख के दूसरे का छोड़ दो, दोनों का मेंशन करो। और बेशक लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स का मीनिंग लिख दो, ना भी लिखो तो कोई मसला नहीं है वैसे। अच्छा, अब ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें दो फिल्टर हैं। पहले आ रही है अनपोलराइज लाइट। अनपोलराइज को आपने फिल्टर ए से पास किया। क्वेश्चन को गौर से पढ़ते हैं। ए एंड बी आर पोजिशन, सही है। अब वो कह रहे हैं कि दे आर ओके, ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ फिल्टर ए इज वर्टिकल। फिल्टर ए वर्टिकल है, फिल्टर बी इज हॉरिजॉन्टल। ठीक है, पहले अनपोलराइज लाइट ली और उसको क्या कहते हैं, क्या किया,
It is directed along a line xy from a source positioned at x. Okay, the light emerging from filter A is vertically plane. Light emerging from A is vertically plane polarized. Obviously एक unpolarized light को जब आप फिल्टर A से गुजारोगे तो वो वर्टिकली पोलराइज्ड हो जाएगी लाइट, ठीक है। अब वर्टिकली पोलराइज्ड लाइट को अब आपने B से गुजारना है। अच्छा, अब A से जो लाइट निकल रही है उसकी इंटेंसिटी है I नॉट, ये बात इन्होंने यहाँ लिख दी है। उसके बाद कह रहे हैं कि अब हम क्या कर रहे हैं, हैव आई मेड अ मिस्टेक, ओ एक गलती कर दी मैंने। ये जो पेज है आई थिंक इसका, इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पेज मैंने उठाया नहीं है, मुझे लग रहा है मैंने कोई ऐसी मिस्टेक कर दी। गिव मी अ सेकंड, ये पेज मैं निकाल लेता हूँ, ये गलती से पेज में, एक सेकंड रिकॉर्डिंग यहाँ पॉज करके ना ये पेज में उठा लेता हूँ, ये पेज मैं गलती से कॉपी करना भूल गया। गिव मी अ सेकंड। हो गया, आ गया नेक्स्ट पेज हमारे पास आ गया, ठीक है। ये रहा नेक्स्ट पेज। सो ये जो पेज है, अब इसमें वो पूछ रहे हैं फिल्टर बी इज रोटेटेड फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पोजिशन, ठीक है। आफ्टर रोटेशन इंटेंसिटी ऑफ लाइट एमर्जिंग from B, intensity of light emerging is 1/4 I naught. Calculate the angle of rotation of B from its starting position. इतना complicated है नहीं ये क्वेश्चन जितना इसको बना दिया गया है। ये क्वेश्चन है बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड। सवाल ऐसा है कि आपने बस सिर्फ इस पे फोकस करना है। वर्टिकली प्लेन पोलराइज लाइट आ रही है जिसकी इंटेंसिटी I नॉट है, B से पास कर रहे हैं, और B का इनिशियली एंगल जो था वो हॉरिजॉन्टल था, बी इनिशियली हॉरिजॉन्टल था, तो ऑब्वियसली कि ये जो लाइट है वो बी में से पास ही नहीं कर सकती थी। लेकिन उन्होंने बी को रोटेट करना शुरू किया, बी को ऐसे रोटेट करना शुरू किया, और वो कह रहे हैं कि जब रोटेशन खत्म हुई, आफ्टर द एंड ऑफ रोटेशन द लाइट इमर्जिंग फ्रॉम बी हैज दिस इंटेंसिटी 1/4 I नॉट, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो लाइट की इंटेंसिटी आपको मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 1/4 टाइम्स I नॉट। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि पहली बात तो ये कि अगर आपकी लाइट जो है, जो आपकी लाइट यहाँ पे आई थी वो थी वर्टिकली प्लेन पोलराइज्ड, तो बी का जो ट्रांसमिशन एक्सेस है, अब वो जाहिर सी बात है हॉरिजॉन्टल तो है नहीं, हॉरिजॉन्टल होता था यहाँ पे इंटेंसिटी क्या मिलती, जीरो मिलती, लेकिन जीरो नहीं मिल रही, 1/4 I नॉट मिल रही। तो अब आपने बी का एंगल आफ्टर द रोटेशन कितना है वो आपने निकालना है, कि रोटेशन होने के बाद बी का एंगल क्या है। तो रोटेशन होने के बाद जो बी का एंगल आया वो आप मलूल्स लॉ से निकालते हो, ठीक है। अब वो क्या, यहाँ पे इतना रोटेट हुआ हुआ है, इतना रोटेट हुआ हुआ है, कितना रोटेट हुआ हुआ है, हम ये एंगल निकालते हैं, ठीक है, बिटवीन द वर्टिकली प्लेन पोलराइज लाइट एंड द एंगल ऑफ बी। सो हम एंगल इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, आई इज इक्वल टू I नॉट इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यही लॉ है हमारा। अब ये लॉ हम यूज करेंगे और यहाँ पे हमने एंगल थीटा फाइंड आउट करना है। कैन एवरीवन सी द स्क्रीन और नो? किसी को भी स्क्रीन नजर नहीं आ रही? एक मिनट रुको। एक मिनट रुको, अभी कर देता हूँ दोबारा शेयर, आज मसले मसाइल ही हो जा रहे हैं। अब नजर आ रही? अब ठीक है, पूरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर। ओके चलो कंटिन्यू करते हैं। तो बात ये हो रही थी कि ये जो एंगल मैं निकालने जा रहा हूँ, याद रखना ये आंसर नहीं होगा, ये वो एंगल है जो ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ फिल्टर बी का जो एंगल है, और जो वर्टिकली प्लेन पोलराइज लाइट है, ये लाइट का एंगल है, ये लाइट का हमारा जो है वो है, और बी का जो जो भी एंगल है हम वो निकालना चाह रहे हैं। तो अब बी किस एंगल पे है, बी का ट्रांसमिशन एक्सिस यूं है, बी का ट्रांसमिशन एक्सिस यूं है, बी का ट्रांसमिशन एक्सिस यूं है, हमें नहीं पता, हमें वो एंगल फाइंड आउट करना है। तो वो एंगल यहां से निकाल लेते हैं। हमें पता है कि I नॉट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर वाला फॉर्मूला रीअरेंज किया है, और उन्होंने हमें बता दिया कि ये रेशियो कितना है, 1/4 आया। तो मैं लेफ्ट साइड पे 1/4 लिख के कॉस स्क्वायर थीटा को सॉल्व करना चाहूंगा। जब मैं इसको कॉस थीटा बनाऊंगा तो ऑब्वियसली ये 1/2 हो जाएगा, प्लस माइनस होता है, माइनस साइन को इग्नोर कर दो, बस अपने एंगल पे फोकस करो। तो थीटा क्या आएगा, तुम्हारे पास जो थीटा आ रहा है 0.5 का कॉस इनवर्स क्या आता है, 60 आता है। नाउ व्हाट डज दैट मीन, 60 का एंगल मतलब ये हुआ कि अभी इस वक्त जो हमारा बी का ट्रांसमिशन एक्सिस है वो लाइट से 60 डिग्री के एंगल पे है, और लाइट वर्टिकल डायरेक्शन में।
तो बी का जो वर्टिकल से एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है, लेकिन हमसे उन्होंने ये नहीं पूछा, उन्होंने ये पूछा कि बी को रोटेट कितना किया गया उसकी स्टार्टिंग पोजीशन से। सो अब बी की स्टार्टिंग पोजीशन ये थी और बी को लेकर आ गए 60 डिग्री के एंगल पे। ये एंगल कितना है, ये ऑलरेडी 90 डिग्री एंगल है। तो अगर इसको मैं फर्दर क्लॉकवाइज रोटेट करता हूँ, बी को इस तरह है, इसको फर्दर रोटेट करता हूँ, फर्दर रोटेट करता हूँ, तो 60 डिग्री का एंगल कहाँ से बनेगा, ऊपर से नहीं बनेगा बल्कि नीचे से बनेगा, राइट। ये जो है ये रोटेट होगा थोड़ा सा और, थोड़ा सा और रोटेट होगा, यहां से 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। इस बात को रियलाइज करना है। तो अगर बी की स्टार्टिंग पोजीशन थी, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट एंड एनिमेटेड इन फ्रंट ऑफ यू। बी का स्टार्टिंग पोजीशन था, लेट सपोज ये बी का स्टार्टिंग पोजीशन ये था, ये हमारा फिल्टर बी है। अब हुआ ये कि उन्होंने बी को रोटेट करना शुरू किया, उन्होंने बी को रोटेट करना शुरू किया, ये रोटेट होना शुरू हुआ। अब देखना यहाँ पे कहीं पे इसका एंगल वर्टिकल से कितना बन जाएगा, 60। ऊपर से बन ही नहीं सकता क्योंकि ऊपर से ऑलरेडी वो ज्यादा था 90 से, तो यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन गया। ये है वो 60 डिग्री का एंगल जो अभी आपका आया है, बट दिस इज नॉट द आंसर। आंसर उन्होंने ये पूछा है कि बी को रोटेट कितना किया गया था। अब बी की इनिशियल पोजीशन क्या थी बेटा, बी की इनिशियल पोजीशन थी ये। तो सवाल ये पूछ रहा है कि बी को आपने एक्चुअली रोटेट कितना किया था, ये है क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, चीज चीज को जितना ड्रॉ करने की कोशिश करोगे ना अपनी अकल से, उतना ज्यादा आसानी से आंसर निकाल सकोगे। जब आप चीज को ड्रॉ नहीं करने की ट्राई करोगे, विजुअलाइज नहीं करोगे, तो इट विल बिकम वेरी हार्ड। सो नाउ आई होप यू कैन आंसर माय क्वेश्चन कि कितना रोटेट किया गया होगा। पता चल गया या नहीं पता चला, बताओ आंसर। बी को रोटेट कितना किया, एक्चुअली बी को कितना रोटेट किया। ग्रीन उसकी इनिशियल पोजीशन है जो डॉटेड लाइन में बनाया, और रेड उसकी फाइनल पोजीशन है। तो हाउ मच हैव वी रोटेटेड बी। आंसर में मुझे क्या लिखना चाहिए, तो आसान सा है ना यार, मेन काम तो मैंने कर दिया, आपसे से फाइनल आंसर पूछ रहा हूँ। बताओ बच्चों, 30 डिग्री आपने बी को रोटेट किया, आपने 30 डिग्री बी को रोटेट किया। अच्छा, तो यहाँ पे आपने 30 डिग्री आंसर लिख दिया, बट देर आर ऑब्वियसली अदर पॉसिबल आंसर्स एज वेल। इट्स नॉट नेसेसरीली, ये जरूरी नहीं है कि बी को सिर्फ 30 डिग्री रोटेट करें। अगर उन्होंने लिखा होता कि मिनिमम एंगल ऑफ रोटेशन बता दें, जैसे पिछले क्वेश्चन में बोला था, तो फिर तो यही आंसर है, फिर तो डेफिनेटली 30 आंसर है, ये 30 आंसर है। लेकिन अगर सर हाउ 1/4 इज द रेशियो फॉर आई अपॉन आई नॉट, उन्होंने बताया ना कि जो रेशियो ये जो आ रहा है आई, ये वाला जो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी, उन्होंने बताया कि ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी 1/4 ऑफ आई नॉट है, राइट। इसको अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लिख दूं 1/4 आई नॉट, इसको मैं लेफ्ट साइड पे लिख दूं, तो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी 1/4 आई नॉट है। तो लेफ्ट साइड पे सिंप्लीफाई होकर क्या बन जाएगा, आई नॉट और आई नॉट कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा। मेक सेंस। अच्छा, अब बेटा ये जो आंसर है यहाँ पे सिर्फ 30 आंसर नहीं लिखा, अगर आप मार्किंग स्कीम खोलो तो आपको पता लगेगा यहाँ पे 150 भी लिखा हुआ है, यहाँ पे 210 भी लिखा हुआ है, यहाँ पे 330 भी लिखा हुआ है। अब इसको आप खुद रियलाइज करो, मैं आपके सामने इसको मूव करता हूँ। एक आंसर हमें पता चल गया, हमने लिख लिया, बट व्हाई कुड यू हैव रिटन अदर आंसर्स एज वेल, लेट्स आल्सो डिस्कस दैट। बेयर मिनिमम नहीं करते, पूरी बात को समझ लेते हैं। तो भाई बी को और भी तो रोटेट किया जा सकता था, इसको छोड़ो, इसको भी मिटाओ, बी को और तरह और फर्दर रोटेट करें, तब भी ये जो है वो 1/4 की इंटेंसिटी आपको मिल सकती है। कैसे मिल सकती है, ये देखो, आपको इतना पता है कि बी का एंगल और हमारा जो वेव का एंगल है वो 60 डिग्री होना चाहिए, बाकी हमारी कोई टेंशन नहीं है। अब ये एंगल 60 का यहाँ पे भी आ सकता है, 60 का एंगल यूं भी तो बन सकता था। तो अब हमारा एंगल ऑफ रोटेशन क्या हो जाता, अब हमारा एंगल ऑफ रोटेशन हो जाता है ये हमारा आंसर हो जाता। अब ये आंसर क्या होता, 90 प्लस 60, 90 प्लस 60 कितना होता है 150। तो एक और पॉसिबल आंसर जो आप लिख सकते थे वो यहाँ पे आप लिख सकते थे 150 भी लिख सकते थे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसको और फर्दर रोटेट कर सकते हो, अभी बात खत्म नहीं हुई, इसको आप और फर्दर रोटेट करो और यहाँ ले जाओ। अब इधर दोबारा भी तो 60 डिग्री का एंगल आ सकता है, ये दोबारा भी तो यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल आ सकता है, इसको मिटा दो। अब एंगल ऑफ रोटेशन क्या है फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन, ये थी स्टार्टिंग पोजीशन, 90 हो गया, 180 हो गया, और ये कितना है, ये 30 है क्योंकि ये वाला 60 है।
तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 और 180 में 30 और प्लस करो 210। यहाँ पे आप 210 भी लिख सकते थे, 210 डिग्रीज भी लिख सकते थे। उसके बाद दे हैव इवन गॉन वन स्टेप फर्दर, एक और भी आंसर लिखा हुआ मार्किंग स्कीम में। मार्किंग स्कीम में इवन 330 भी लिखा हुआ है। कैसे आया 330? देखो, आप इसको दोबारा से और घुमाओ, यहाँ ले आओ और ये वाला एंगल 60 का बना दो। अब ये वाला एंगल अगर 60 का बना दिया है तो अब कितना रोटेट किया है? क्लॉकवाइज रोटेट करना शुरू किया था, तो आपने रोटेट करना शुरू किया यहाँ से 90, 180, 270, 270 में 60 डिग्री और रोटेट किया, 330 भी आंसर आ सकता था, 330 भी लिख सकते थे आप। तो आई होप ये बात समझ में आ गई। यस, यू कैन यूज द ग्राफ एज वेल, यू कैन यूज द ग्राफ एज वेल। ग्राफ कहाँ है? यही ग्राफ आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ये जो ग्राफ है वो भी आप यूज कर सकते हैं। हाउ वुड यू यूज द ग्राफ? आप कहोगे यार कि मेरा एंगल जो है वो 60 डिग्री का, देखो ग्राफ के अंदर आपको बीच की वैल्यूज नहीं पता होंगी। आपके अंदर ग्राफ को आपको 0 और 1 का पता होगा कि 0 कहाँ पे आता है और 1 कहाँ पे आता है। ग्राफ पे आपको सिर्फ ये पता है, ठीक है। तो लेकिन आप पिन पॉइंट कर सकते हो वैल्यू कॉस इनवर्स निकालने के बाद। तो फॉर एग्जाम्पल आप ग्राफ से अगर एक क्वेश्चन करते हैं तो कैसे करते हैं, उसका स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप आप ये करते हैं, सबसे पहले आपका स्टेप ये होता कि आप यहाँ से cos 60 निकालते, 60 डिग्री आप निकालते। अब ये 60 डिग्री आपको पता होना चाहिए कि दिस इज द एंगल बिटवीन द पोलराइजेशन एंगल ऑफ लाइट, जो लाइट की पोलराइजेशन एक्सिस है, और जो मेरा ट्रांसमिशन एक्सिस है मेरे फिल्टर का, ये 60 डिग्री का एंगल है। फिर उसके बाद अब स्टार्टिंग पोजीशन से अब आप सोचते हैं कि अच्छा, अगर मेरा जो है ये एंगल 60 डिग्री का आया है तो ग्राफ पे ये कहाँ पे होगा? अब ग्राफ पे ये कहाँ पे होगा? 60 डिग्री का एंगल यहाँ कहीं होगा, 60 डिग्री का एंगल यहाँ कहीं होगा। ये ऑल्टरनेटिव एंगल्स निकालने के लिए काम आ सकता है अभी आप, लेकिन वैसे ग्राफ का एज सच आपको पहला वाला आंसर निकालने के लिए कोई फायदा नहीं है। बट इफ यू वर टू फाइंड ऑल्टरनेटिव आंसर्स लाइक दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन, ये सारे आंसर्स निकालने में आपको ग्राफ हेल्प कर देगा, सही है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि यार 60 डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री के एंगल पे मुझे यहाँ से मिल रहा है आंसर, ठीक है। अब 60 डिग्री मेरा आंसर वो नहीं है, मेरा फाइनल आंसर नहीं है, लेकिन 60 डिग्री का ऑल्टरनेटिव और कहाँ कहाँ पे मिल रहा है मुझे? मुझे यहाँ पे मिल रहा है 60 डिग्री के बजाय ये वाला एंगल कितना होगा? अगर 90 से वो 30 माइनस है तो ये 30 प्लस होगा, ये 120 डिग्री का एंगल होगा। अब 120 डिग्री का एंगल लाने के लिए आपको उसे स्टार्टिंग पोजीशन से कितना रोटेट करना पड़ेगा वो आप प्लस माइनस करके निकाल लोगे। फिर ये वाला एंगल निकालोगी, ये वाला होगा 270 से 3 माइनस, मतलब 240 डिग्री, 240 डिग्रीज। 240 डिग्रीज लाने के लिए आप थीटा को स्टार्टिंग पोजीशन से कितना रोटेट करोगे आपको वो निकालना पड़ेगा। फिर ये 300 है, स्टार्टिंग पोजीशन से कितना रोटेट करना पड़ेगा ये निकालोगे, तो थोड़ा सा ओवर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इट्स बेटर टू विजुअलाइज दिस एंड इस तरह इसको रोटेट करके बना के ज्यादा बेहतर तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। आई होप आई एम क्लियर। अभी क्वेश्चन जो है वो खत्म नहीं हुआ तो जल्दी से इसको कर लेते हैं। आई फील लाइक ये वाला क्वेश्चन पोलराइजेशन का है नहीं, तो अभी हम इसको पोलराइजेशन के ऊपर ही है तो थोड़ा सा हम इस पार्ट को इग्नोर कर सकते हैं। माइक्रोवेव ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट एंड एम्पलीट्यूड meets another microwave of this intensity moving in the opposite direction, they superpose and meet, superpose करते हैं। why they cannot form a stationary wave? स्टेशनरी वेव क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर नहीं है, दोनों की इंटेंसिटी एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेगी, तो उनका जो नोड है उस पर जीरो एम्पलीट्यूड नहीं आएगा, राइट। कंप्लीटली कैंसिल आउट तब करते हैं जब दोनों का एम्पलीट्यूड भी बराबर होता है, तो इसकी स्टेशनरी वेव नहीं बना सकेंगे। स्टेशनरी वेव की सारी कंडीशन यहाँ पे मीट हो रही हैं, सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं, सुपरपोज कर रही हैं, लेकिन सेम एम्पलीट्यूड की नहीं है, इसलिए नोड्स जो है ना वो प्रॉपर वाले नहीं बन रहे। फिर कह रहे हैं कि ए नॉट, इन टर्म्स ऑफ ए नॉट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव फॉर्म, जो रिजल्टेंट वेव बन रही है उसका एम्पलीट्यूड निकाल दें। तो जाहिर सी बात है उसके लिए आपको वही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है मैंने कहाँ पे करवाया हुआ होगा? अगर आप ईयरली पेपर खोलोगे ये वाला, जो कि यकीनन मेरे चैनल पे हुआ हुआ है क्योंकि मैंने बहुत सारे करवाए थे, तो मुझे पूरी गारंटी के मैंने कम करवाया हुआ है आपके चैनल पे, और उसमें ये पार्ट खोल के आप वहां से देख सकते हो। फिलहाल हम पोलराइजेशन पे हैं तो उसी पे स्टिक करेंगे, ठीक है। सेटिस्फाई कंडीशन, लेकिन कंडीशन का मेंशन करोगे ना, कौन सी कंडीशन? सिर्फ ये थोड़ी बोल दोगे डजंट सेटिस्फाई द कंडीशन, व्हाट कंडीशन आर यू टॉकिंग अबाउट? एम्पलीट्यूड बराबर होना चाहिए। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, अक्टूबर नवंबर 2022, पेपर 2 वेरिएंट 2, ठीक है। एक मिनट होल्ड करो फिर आगे चलते हैं।
अच्छा चलो, तो ये वाला क्वेश्चन जो है उसको स्टार्ट करते हैं। पढ़ो भाई क्वेश्चन। सबसे पहले आपका वर्टिकली पोलराइज लाइट है, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट, यू हैव टू रीड वेरी केयरफुल कि शुरू में लाइट क्या है। वर्टिकली पोलराइज्ड है, इससे पिछले क्वेश्चन में अनपोलराइज लाइट थी, अब आपके पास वर्टिकली पोलराइज लाइट है। वर्टिकली पोलराइज लाइट जो है वो आ रही है और पहले फिल्टर से गुजर रही है, और वो 30 डिग्री के एंगल पे उसका ट्रांसमिशन एक्सिस है, ठीक है जी। इसमें से पास करेगी, उसकी इंटेंसिटी हो जाएगी I1, I0 से I1 हो जाएगी। उसके बाद दूसरा फिल्टर जो है उसको उन्होंने 90 डिग्री के एंगल पर रखा हुआ है फ्रॉम द वर्टिकल, बट हमारे लिए जो एंगल मेन होता है वो कौन सा एंगल होता है, जो इसका एक्चुअली वेव का जो पोलराइजेशन एक्सिस है उससे इसका एंगल क्या बन रहा है वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज दैट्स व्हाट वी यूज इन द मेलून्स लॉ फॉर्मूला। एनीवेज, पढ़ लो भाई गौर से। वर्टिकली पोलराइज लाइट है, कौन सी लाइट है, वर्टिकली पोलराइज लाइट। तो जो लाइट है वो यूं आ रही है, यहाँ पे लाइट आती है, अब 30 डिग्री का एंगल है, उसकी इंटेंसिटी I0 से कम होकर I1 हो जाएगी। लेकिन एक और बात ये भी है कि अब जब लाइट इसमें से पास करेगी तो लाइट का पोलराइजेशन एक्सिस भी यूं हो जाएगा। सो द लाइट इज नो लॉन्गर वर्टिकली पोलराइज बट द लाइट इज लाइक दिस। जब लाइट यहाँ पहुंचेगी तो लाइट की इंटेंसिटी तो I1 होगी, लेकिन साथ साथ लाइट का एंगल भी ये होगा, ठीक है, ये एंगल होगा। और इसका अपना ट्रांसमिशन एक्सिस यूं है, तो हमें ये वाला एंगल जो है हम उसमें इंटरेस्टेड होंगे। आगे चले, रीड करें। ये 30 डिग्री टू द वर्टिकल है, ये 90 डिग्री टू द वर्टिकल है, बट हॉरिजॉन्टल लेटा हुआ है, लेकिन लाइट के साथ इसका क्या एंगल है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये इंटेंसिटी I1 है, ये इंटेंसिटी I2 है, ये इंटेंसिटी I0 है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं ट्रांसमिटेड लाइट फ्रॉम द फर्स्ट पोलराइजिंग, सारा सवाल पढ़ लेते हैं गौर गौर से, ठीक है। अब वो कह रहे हैं जी आप I1/I0 का रेशियो निकालें। सो पहले आप इस फिल्टर के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करोगे, और जाहिर सी बात है ये फॉर्मूला आप कैसे निकालते हो, कॉस स्क्वायर थीटा की इक्वल होता है ना यार। ये ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी है, ये इंसिडेंट इंटेंसिटी है, ट्रांसमिटेड अपॉन इंसिडेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू cos square theta. So this is just 1 mark I think or 2 marks, but all you have to do is just put 30 over here because लाइट आपकी यूं थी, लाइट कैसी थी आपकी, यूं लाइट यूं आई थी, और आपका जो ट्रांसमिशन एक्सिस है वो उससे 30 डिग्री के एंगल पे रोटेटेड है, तो आपने 30 डिग्री डाला और आपका काम खत्म। cos स्क्वायर 30, दैट्स ऑल यू हैव टू डू, दैट्स जस्ट अ सिंगल स्टेप, कुछ भी नहीं है। तो cos 30 निकालोगे और फिर उसका आंसर का स्क्वायर कर दोगे, ठीक है, क्योंकि cos के अंदर आप वैसे डायरेक्टली स्क्वायर नहीं लगा सकते। तो क्या आंसर आ रहा है, 0.75 आ रहा है। प्लीज डू नॉट राइट 3/4, राइट 0.75। डेसिमल में आंसर नहीं डेसिमल में लिखा करो, फ्रैक्शन में मत लिखा करो। पहला पार्ट आसान है, सबको समझ में आ गया। अब दूसरा पार्ट इंपॉर्टेंट है, दूसरा पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, और वो कह रहे हैं I2/I0 का रेशियो निकालो, मतलब वो इसका इससे रेशियो मांग रहे हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको ये स्टेप्स में करना पड़ेगा, आपको इसका और इसका रेशियो निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है। आपको इसका और इसका रेशियो पहले निकालना पड़ेगा। तो पहले आप निकालो I2/I1, क्योंकि एक फिल्टर पे आप पहले एक ही इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो, होगा वो भी cos स्क्वायर थीटा ही, ठीक है। क्योंकि अब ये वाली मेरी इंसिडेंट इंटेंसिटी और ये वाली ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी, और ये जो एंगल होगा वो कौन सा होगा, ये वाला एंगल, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। क्योंकि अब लाइट 30 डिग्री वाले पोलराइजेशन फिल्टर से गुजरी तो लाइट भी यूं पोलराइज हो गई थी, तो जब लाइट यहाँ पे आई, अब इसका जो फिल्टर है वो यूं है और लाइट यूं है, तो ये एंगल मुझे चाहिए। अब ये एंगल कितना होगा बेटा, अगर ये एंगल यहाँ से 30 है तो दिस वन ऑब्वियसली विल बी 60, सो ये एंगल 60 होगा। वहां पे आप 60 डिग्रीज डाल दो, cos स्क्वायर 60 डिग्रीज डाला, इसकी ओके, cos 60 डाला और आंसर का स्क्वायर किया, आंसर आया 1/4, 0.25। बट डोंट राइट दिस एज योर आंसर जस्ट येट, ये आपका आंसर नहीं आया बेटा, इस बात का ख्याल रखना। ये 0.25 अभी आपका आंसर नहीं आया, ये आपका रेशियो आया I2/I1 का, आपको रेशियो चाहिए I2/I0 का रेशियो चाहिए। अब देखो बड़ी सिंपल सी सब्सटीट्यूशन है, I2/I1 का रेशियो तुम्हारे पास है, I1/I0 का रेशियो तुम्हारे पास है, और ये वाला रेशियो तुम्हें चाहिए, इतनी सी बात है। तो क्या ये सब्सटीट्यूशन से नहीं हो सकता, हो सकता है ना। तो देखो I2/I1 कितना है, 0.25, और तुम्हें ये भी पता है सेपरेटली अलग से, तुम्हें ये बात पता है कि I1/I0 जो है वो कितना है, 0.75। अगर इसको तुम रीअरेंज करके यहाँ पे I0 को सब्जेक्ट बना लो, I0 को सब्जेक्ट बना लो, या I1 को सब्जेक्ट बना लो और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या तुम्हारा काम हो जाएगा,
I1 को सब्जेक्ट बना के इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर दो तो वहां पे I0 आ जाएगा ना। तो I1 को जब मैं सब्जेक्ट बनाता हूँ तो क्या बन जाता है, I0 0.75 I0। इस चीज को उठा के यहाँ लिख दो तो ये क्या बन जाएगा, व्हाट वुड दिस बिकम, ये क्या बन जाएगा। एक मिनट को जरा जगह बना के आराम से साफ सुथरा काम करते हैं। राइट, अभी तक आप यहाँ पहुंचे। अब आप क्या करने वाले, अब आप दोबारा से पिछले रेशियो पे जा रहे हैं और आप बोल रहे हैं I2/I1 की जगह में क्या लिखने लगा, 0.75 I0, और सामने क्या लिखा हुआ था 0.25। मुझे ये ढूंढना है, इसको सब्जेक्ट बनाना है। तो इस पार्ट को सब्जेक्ट बनाना है तो ये जो 0.75 है उसको उठा के वहां जाके मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 0.25 इंटू 0.75, आंसर क्या आ जाएगा। अब ये इतना कॉम्प्लिकेटेड वर्किंग नहीं है, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए इस तरह किया गया है। 0.1875 आ रहा है, मतलब 0.19 लिख दो। असेंशियली ये बात घूम फिर के सिर्फ इतनी से आती है कि दोनों, इसका और इसका जो रेशियो आया है और इसका जो इसका रेशियो आया है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। असेंशियली आपने क्या किया, ये और ये बस नंबर मल्टीप्लाई किए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा, आसान। ठीक है, दैट्स इट। क्या समझ में आ गया ये क्वेश्चन, क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अभी, आर वी क्लियर। वर्किंग में थोड़ी सी बहुत ज्यादा स्टेप्स में ब्रेक डाउन करके कर रहा हूँ ताकि आपको तसल्ली से समझ में आए, वरना इट्स वेरी सिंपल। इस वाले फिल्टर का जो रेशियो आया है और इस वाले जो फिल्टर का रेशियो आया है उसको मल्टीप्लाई करो तो इस इंटेंसिटी और इस इंटेंसिटी का आपस में आपके पास रेशियो निकल आएगा डायरेक्ट। ठीक है, ओके। आई गेस वी हैव वन मोर क्वेश्चन एंड वी विल डू दैट एंड आई थिंक दैट वुड बी इट। चलो रीड करो क्वेश्चन। अ बीम ऑफ वर्टिकली पोलराइज्ड, आपने हमेशा इन चीजों को हाईलाइट कर लेना ताकि आपको पता हो कि जो लाइट आ रही है वो किस एंगल पे आ रही है। ठीक है, सो बी वेरी केयरफुल विद दिस। ये कौन सा ईयर है, ये स्पेसिमेन पेपर का क्वेश्चन है। चलो खैर, इसकी अलग से मार्किंग स्कीम खोलनी पड़ेगी, बट चलो। अब वो कह रहे हैं कि भाई द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ द फिल्टर इज इनिशियली वर्टिकल, ट्रांसमिशन एक्सिस इनिशियली वर्टिकल है। The light beam has the same transmitted intensity as the incident intensity. So obviously एक vertically polarized light आ रही है और एक vertically polarizing filter है, तो जो intensity यहाँ से pass through होगी वो same होगी, वो unchanged होगी। जब लाइट ऐसे आ रही है और इसमें से पास करी तो वो unchanged पास करेगी, लाइट ऐसे गुजर जाएगी विदाउट एनी अफेक्ट। अब वो कह रहे हैं स्टेट वन एंगल ऑफ ट्रांसमिशन एक्सिस जिसपे ट्रांसमिटेड लाइट पास ही नहीं हो सकती। ट्रांसमिशन एक्सिस का एक एंगल बताएं फ्रॉम द वर्टिकल जिसमें लाइट पास ही नहीं हो पाएगी। तो अगर लाइट इस तरह आ रही है, ये इस तरह आ रही है, तो इसका एंगल क्या होना चाहिए कि यहाँ से लाइट ही ना पास हो सके। कौन से एंगल पे लाइट नहीं पास होती, ये तो आपको याद होना चाहिए। 90 डिग्री के एंगल पे नहीं पास हो सकती। बट इफ यू जस्ट रिमेंबर द शेप ऑफ द ग्राफ, यू ऑल्सो नो कि 90 डिग्री पे नहीं पास हो सकती, 270 डिग्री पे भी नहीं पास हो सकती, 270 डिग्री पे भी नहीं पास हो सकती। हम हमसे एक पूछा है, इस पे आप आगे 180 ऐड करते जाओ, आपके पास सारे आंसर आते जाएंगे। 180 ऐड करते जाओ, जितने भी पॉसिबल एंगल्स होंगे वो सारे आए। नाउ द फिल्टर इज नाउ पोजिशनड विद इट्स ट्रांसमिशन एक्सिस एट एन एंगल थीटा, एंगल अब अननोन है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं जी जो आ रहा है ट्रांसमिटेड लाइट और इंसिडेंट इंटेंसिटी का जो आपके पास रेशियो आ रहा है वो 0.75 आ रहा है, तो आप एंगल थीटा निकाल दो। भाई जाहिर सी बात है कि आपको जो फॉर्मूला है वही आप यूज करोगे। ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी अपॉन इंसिडेंट इंटेंसिटी इज कॉस स्क्वायर थीटा, एंड दे आर सेइंग कि ये 0.75 के इक्वल है एंड थीटा इज अननोन। तो यहाँ पे अंडर रूट लो और कॉस थीटा अंडर रूट 0.75 है, तो अंडर रूट 0.75 का आप कॉस इनवर्स ले लो, बस कॉस इनवर्स अंडर रूट 0.75। सिंटेक्स एरर दे रहा है, अंदर ब्रैकेट लगा दिया। ये हो गया भाई आपका 30 डिग्री का एंगल। इतना आसान, इतना आसान क्वेश्चन है। अब वो कह रहे हैं जी एम्पलीट्यूड का आप रेशियो निकाल दें। अब हमें पता है कि एम्पलीट्यूड का रेशियो निकालने के लिए आपको स्क्वायर नहीं लगाना होता है। एम्पलीट्यूड का जो रेशियो होता है वो होता है सिंपली कॉस थीटा, और ये एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या होगा ये हमें निकालना है। और एंगल अब हमें जानते हैं, एंगल हमें पता है कि यहाँ पे 30 है,
essentially all you have to do is just find the value of cos 30, और cos 30 कितना आता है जी? cos 30 आ रहा है √3/2, डेसिमल में 0.87, 866 होता है तो 87 लिख दिया, और मेरे पास सवाल खत्म हो गए पोलराइजेशन के, जो जो थे रेलेवेंट सवाल वो हमने कर लिए। ठीक है जी, तो ये टॉपिक होपफुली अब आप दोबारा से भी ये देख सकते हो, सारे सॉल्यूशंस डिफरेंट ईयरलीज में भी मैंने ये किए हुए ही हैं, लेकिन मैंने कहा एक साथ करवा दूं। अब होपफुली ये टॉपिक आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग इसकी होनी चाहिए। ठीक है, तो वो थोड़ा सा आपको घुमाते ये हैं कि एंगल जो मलूज लॉ में आप यूज कर रहे हो ना, वो एंगल वही नहीं होता जो डायग्राम पे नजर आ रहा होता है। थोड़ा सा बस आपको ये ख्याल करना होता है कि कभी कभार वो एंगल ऑफ रोटेशन पूछ रहे होते हैं, सो देयर इज एन एक्स्ट्रा स्टेप इन द क्वेश्चन। सो बस उस बात का ख्याल रखते हैं, बाकी एज सच इतना मुश्किल नहीं है। सीधा पहले ये स्पेसिमन पेपर वाला सवाल तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बट देयर वर अ कपल ऑफ क्वेश्चंस व्हिच वर स्लाइटली ट्रिकी। ठीक है, अच्छा जी, सनलाइट वाली जो बात है वो मैं एक दफा बता देता हूँ। चलो, सन ग्लासेस, पोलराइड वाले सन ग्लासेस जो होते हैं उनकी स्टोरी एक दफा सुन लो। देखो, जब लाइट जो है ना, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब आप लाइट दिन के टाइम जब बहुत धूप निकली हुई होती है ना, और आपने चश्मे नहीं लगाए हुए होते, तो एक मसला तो ये होता है कि आपकी आंखों में बहुत धूप पड़ रही है। बट एक और प्रॉब्लम ये होता है कि लेट सपोज आप दिन के टाइम बाहर निकले, ये जमीन है, यहाँ पे आप खड़े हुए, ठीक है, अब जमीन के आपकी लाइन ऑफ, सूरज डायरेक्ट आपकी लाइन ऑफ साइट में नहीं है, समझ आ रही है? तो यू आर नॉट डायरेक्टली लुकिंग एट द सन, सो इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम कि आप डायरेक्ट इसको देख रहे हो, इससे इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। एक और प्रॉब्लम ये होता है कि यहाँ पे समझ लो एक शाइनी सी गाड़ी खड़ी हुई है, शाइनी सी गाड़ी खड़ी हुई है, अब उससे जब सनलाइट रिफ्लेक्ट होकर सीधी आपकी आंखों में जाती है तो ग्लेयर पड़ता है। ग्लेयर कहते हैं, समंदर है आपके सामने, समंदर के ऊपर लाइट पड़ रही है, अब समंदर में आपको ग्लिसनिंग और वो जो ग्लेयर्स नजर आ रहे होते हैं, स्विमिंग पूल है, दिन के टाइम शाइनी चीजों से, स्मूथ सर्फेसेस से बहुत जबरदस्त रिफ्लेक्शन हो रही होती है और वो आपकी आंखों में डायरेक्ट पड़ रही थी। तो ग्लेयर से बचने के लिए एक तो सन ग्लासेस आप लगाते हो कि बस आपको हीट और जो इंटेंसिटी है वो आंखों में कम फील हो, ठीक है। लेकिन एक और चीज है कि पोलरॉइड वाले सन ग्लासेस, पोलरॉइड वाले जो सन ग्लासेस हैं वो आप यूज कर रहे होते हो, ठीक है। अब वो जो पोलरॉइड वाले सन ग्लासेस हैं उसका आपको क्या फायदा है, यही बात समझनी है हमने, ठीक है। तो इसके लिए आज एक छोटी सी चीज है उसको समझ लेते हैं, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो वो जो जमीन के आसपास जो रिफ्लेक्शन हो रही है उससे आप कैसे बच सकते हैं, ऑल्दो इसकी थ्योरी का उन्होंने कोई लर्निंग आउटकम यहाँ पे डाला हुआ नहीं है, बट आई थिंक वी कैन स्टिल डिस्कस इट, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो सन ग्लासेस वाली पोलराइजेशन, इसको हम देख लेते हैं। जब लाइट रिफ्लेक्ट करती है ना सरफेसेस से, तो ये बात अब आपके लिए शायद नहीं हो, ये आपको नहीं पता, लेकिन जब लाइट चीजों से रिफ्लेक्ट करती है तो वो ऑटोमेटिकली पोलराइज हो जाती है, ठीक है। आपकी जो लाइट जब रिफ्लेक्ट करती है सरफेसेस से, पानी के सरफेस से रिफ्लेक्ट कर रही है, किसी गाड़ी, शाइनी गाड़ी से, कहीं जमीन से, कोई शीशा लगा हुआ है, कहीं कुछ लगा हुआ है, किसी बिल्डिंग से रिफ्लेक्ट कर रही है, वो लाइट ऑलरेडी पार्शियली पोलराइज हो जाती है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस बात को अब जरा गौर से पढ़ना, ठीक है। लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इज पार्शियली पोलराइज, और पोलराइज भी कौन से प्लेन में होती है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। चलो पार्शियली को मैं मिटा देता हूँ आपके लिए, बहुत सिंपल रखता हूँ। जब लाइट समंदर से, जमीन से, गाड़ी से, बिल्डिंग से, जहां जहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो वो क्या हो रही है, हॉरिजॉन्टली लाइन, लाइट पोलराइज हो गई। अब इस हॉरिजॉन्टली पोलराइज लाइट से बचने का आपके पास क्या तरीका है कि आप एक पोलरॉइड ग्लास पहनो, आप एक ऐसे सन ग्लासेस पहनो जिसमें पोलरॉइड हो, आपके सन ग्लासेस में पोलरॉइड है, और वो जो पोलरॉइड है वो वर्टिकल एंगल पे हो। आपका जो पोलरॉइड सन ग्लासेस का है, आपके जो सन ग्लासेस हैं, उसका जो फिल्टर है वो यूं लगा हुआ। तो जो हॉरिजॉन्टली पोलराइज लाइट है वो आपके सन ग्लासेस से, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो आपसे पास नहीं कर सकेगी। अब दिन के टाइम मसला ये नहीं होता कि आप डायरेक्ट सूरज को देख रहे हो, कोई पागल ही होगा जो सूरज को डायरेक्ट देखेगा, लेकिन जो जमीन के आसपास चीजों से ग्लेयर हो रहा है उससे आप कैसे बचोगे? तो पोलराइड सन ग्लासेस जो है उससे जो ग्लेयर आ रहा है उससे आपको बचा लेगा, ठीक है। तो ये है सारी स्टोरी। चलें जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।